कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो विराम चिन्ह के प्रकार और विराम चिन्ह यानी क्या, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। तो देखिए छात्रों, विराम चिन्हों के प्रकारों में पहला भेद हम देखेंगे पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम हिंदी में खड़ी रेखा के रूप में होता है, जबकि मराठी और अंग्रेजी में यह बिंदु के रूप में होता है, फुल स्टॉप के रूप में होता है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये गलती हमसे हो जाती है कि हम ज़्यादातर जब विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, तो मराठी और अंग्रेजी में जिस प्रकार से डॉट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, उसी प्रकार से लगा देते हैं, लेकिन हिंदी में हमें वह नहीं करना है। तो जब वाक्य खत्म होता है तब हमें पूर्ण विराम यानी खड़ी रेखा का इस्तेमाल करना है। तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक या विस्मयादिबोधक सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो इस बात को हमें याद रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। शाम ने खाना खा लिया है। यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ तो पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा वाक्य है उदाहरण, वह कल आएगा। वाक्य खत्म हो जाने के बाद पूर्ण विराम लगाया गया है। तो हमें ये याद रखना है, प्रश्न सूचक और विस्मयादिबोधक सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, तो वहाँ पर अर्धविराम जो है वो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कल विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम यानी ज़्यादा रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, किंतु यहाँ पर देखिए हम थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, यानी कॉमा की बजाय अल्प विराम में से थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं। तो राम तो अच्छा लड़का है, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जब हमें थोड़ा ज़्यादा रुकना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अर्धविराम का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या देखा, ये इसके बाद फिर एक के बाद एक, जैसे पहाड़, झरने, नदी ये आया, तो उनके बाद हमने यहाँ पर अल्प विराम यानी कॉमा दिया है। तो अंकों को लिखते समय भी इसी प्रकार से इस अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ और नहीं के बाद भी नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा,
तो ये चिन्ह लगाया गया है। एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन होने पर भी, जैसे भाग भाग शेर आया, तो ये चिन्ह लगाया गया। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद जैसे 23 जनवरी, फिर कॉमा आ जाएगा यानी अल्प विराम आ जाएगा। 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से अल्प विराम का इन जगह पर इस्तेमाल होता है। आगे का प्रकार है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न सवाल के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते, फिर प्रश्न पूछा गया है और इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यह तो तुम्हारे घर नहीं है, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तो इसके बाद भी यह चिन्ह लगाया गया है। तीसरा वाक्य भी आप पढ़ के देखिए, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। तो जब प्रश्न है, मन में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फिर ये चिन्ह का इस्तेमाल होता है। प्रायः प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए। इस प्रकार के सवाल जब पूछे गए जाते हैं, तब यह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आगे का प्रकार है आश्चर्य चिन्ह, या इसे ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मय आदि यानी आश्चर्य आदि जो भावनाएं हैं, तो उसकी सूचना देने के लिए या उसे जताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है इन चिन्हों का भी उपयोग। तो विस्मयादि बोधक शब्दों जैसे ओ, छी, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में यह चिन्ह आश्चर्य चिन्ह जो है या विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, वाह क्या सुहावना मौसम है, तो फिर वाह के बाद यह चिन्ह आया। वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, तो आश्चर्य यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। ओ यह तो उनके साथ बुरा हुआ, तो देखिए जो शोक है तो उसे प्रकट किया जा रहा है। छी कितनी गंदगी है यहाँ, तो एक प्रकार से यहाँ पर घृणा, तिरस्कार व्यक्त किया जा रहा है। तो इन चिन्हों का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। आगे का उदाहरण देखिए, अच्छा ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, तो यहाँ पर भी अच्छा के बाद वह चिन्ह यानी उस घटना को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बाद यह शब्द हमारे मुंह से निकल पड़ता है अनायासा से, केवल प्रयोगी अव्यय कहा जाता है। तो ये जो है शाबाश, किसी अच्छे कार्य को देखकर फिर उसे शाबाशी दी जाती है, तो शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो शाबाश के बाद भी यह चिन्ह लगाया गया। हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, तो जैसे कि एक प्रकार का शोक है या दुख जो है वह व्यक्त करने के लिए हे भगवान का प्रयोग किया गया है और उसके बाद फिर यह चिन्ह लगाया जाता है। आगे का प्रकार है निर्देशक चिन्ह या डैश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या संयोजक, इसे संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह भी कहा जाता है या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे
रेखा चिन्ह भी कहते हैं, कोई कोई उसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि डैश रेखा के रूप में दिया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, जैसे प्रधान अध्यापक ने कहा, फिर क्या कहा, कल विद्यालय में अवकाश है। या दूसरा वाक्य देखिए, उदाहरण देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर ये किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार लिखे जाने पर उनके मध्य में, उनके बीच में यह योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, 2-2 हाथ हो जाए, 2-2 रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पुनरुक्ति हुई है, तो उसके बीच में यह योजक चिन्ह आया है। दूसरा उदाहरण देखिए, 100 कोश तक पानी का नामो निशान न था, यानी 100 कोस तक पानी का निशान नहीं था, तो यहाँ 100 के बाद भी यह चिन्ह लगाया गया। कभी कभी के बाद हार जीत, देखिए जैसे युग्म शब्द जो होते हैं, युग्म शब्द के बारे में और डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं, लेकिन युग्म शब्द यानी इस संयोजक चिन्ह के द्वारा, इस योजक चिन्ह के द्वारा ही लिखे जाते हैं। इसे अंग्रेजी में हाइफन भी कहा जाता है। जैसे कि विलोम शब्द जो हैं, हार जीत, लेकिन ये यहाँ पर खेल में तो हार जीत लगी ही रहती है। तो यह जोड़ी जो है इस शब्द की, तो वह लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, तो खाया पिया ये जो जोड़ी है, तो यह भी इस प्रकार से यहाँ पर लिखी गई है। तुलनावाचक सा, सी, से के पहले भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि झील सी आंखें, सागर सा हृदय, तो इसके बीच में भी यह चिन्ह लगाया जाता है। आगे देखिए, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे को लघु कोष्ठक, ये जो है, यह लघु कोष्ठक है। और फिर बाद में मझला कोष्ठक, बाद में जो है वह मझला कोष्ठक, और फिर ये जो है यह मझला कोष्ठक है। फिर ये जो है ये दीर्घ कोष्ठक है। ये तो हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्ठक का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इनका हमेशा जोड़ी में ही इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन को और क्या कहा जाता है, रावण भी कहा जाता है, और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अवतरण चिन्ह आगे का प्रकार है अवतरण चिन्ह, वह हम बाद में देखेंगे। अवतरण चिन्ह या इसे ही उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान, देखिए ये नाम है, तो उस नाम को अलग से दर्शाने के लिए या उस पर खास जोर देने के लिए, अलग से उसे जताने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर उसे एक हरे अवतरण चिन्ह में या उद्धरण चिन्ह में लिया गया है। गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। दूसरा है, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य का जो वाक्य या शब्द को
जो का त्यो यानी जैसे के वैसे लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। तो इस बात को यहाँ पर देखिए दोहरे अवतरण चिन्ह में लिया गया है। आगे का प्रकार है उपविराम या इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान के बारे में ही वरदान या अभिशाप ये बात यहाँ पर पूछी गई है और इसीलिए उसे ऐसा लिखा जाता है। उदाहरण फिर वह आगे दिया गया है, कौन सा उदाहरण है, तो राम घर जाता है। तो इस प्रकार से यह अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। यहाँ देखिए ये गलत हो गया है, कृपया लिखना था, कृपया हो गया। कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं। तो ये कृपया ये जो है वह गलत है, तो यहाँ कृपया इस प्रकार से होना था, कृपया। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं, वह भी बताने के लिए फिर इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे वह जो भी है आम की किस्में वह आगे दी जाएगी। यहाँ पर भी कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, फिर वह नियम जो है वह क्रम देते हुए आगे लिखे जाएंगे। तो विवरण चिन्ह का इसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यानी ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दानकर्ता का नाम लिखा गया है, राम, श्याम, प्रकाश, आकाश। फिर उन्होंने क्या क्या दान किए, कितनी राशि यानी कितने पैसे दिए, तो 100 रुपये राम ने दिए। फिर श्याम ने भी 100 रुपये दिए, तो उसे रिपीट न लिखते हुए, 100 रुपये रिपीट न लिखते हुए यहाँ पर इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया, यानी इसी को ही यहाँ पर समझना है, 100 रुपये ही वहाँ पर समझना है। बाकी देखिए आगे फिर प्रकाश ने भी 100 रुपये दान किए, तो फिर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया। अब आकाश ने 50 रुपये दान किए हैं, तो यहाँ पर इस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि 100 से 50 जो है वह अलग रकम है, तो फिर उसे अलग से यहाँ पर फिर लिख दिया। आगे देखिए लाघव चिन्ह। लाघव किसी शब्द का संक्षिप्त रूप, शॉर्टकट जब लिखना हो तो फिर इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डॉ करके फिर यहाँ पर ये लाघव चिन्ह लिखा जाता है शॉर्टकट के रूप में। प्रोफेसर को प्रो, उत्तर प्रदेश को उ और प्र लिखते हुए फिर यह लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जिससे हमारी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। आगे है लोप चिन्ह। जब वाक्य का अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ जो है, तो उसमें कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर, फिर यहाँ पर ये चिन्ह दोनों में से एक कौन सा भी चिन्ह लगाया जाता है। मैं साथ नहीं चलूँगा, तो जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर, फिर आगे वह क्या कहना चाहता है डैश डैश करते हुए फिर मैं साथ नहीं चलूँगा, इस बात को यहाँ पर लिखा जाता है इस प्रकार से। अब दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा
अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कई, को, कऊ और लघु मात्रा क, की, कु आदि दर्शाने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखत भृगुपति बेशु कराला, तो यहाँ पर देखिए 16 मात्राओं को एक मात्रा तथा फिर इस प्रकार के चिन्ह को 2 मात्रा माना जाता है। तो एक प्रकार से जब दीर्घ उच्चारण हो, अगर आप देखिए आलाप वगैरह करते होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह लगाकर उस आलाप को आपने संगीत क्लास वगैरह किया है तो वहाँ पर भी आपको यह चिन्ह जो है वह देखने को मिल जाता है कि इस प्रकार से आलाप के लिए यानी इस स्वर को दीर्घ करने के लिए यह जो है चिन्ह लगाया जाता है। आगे है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाते हैं तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। कभी कभी लिखते लिखते हमसे गड़बड़ हो जाती है और कोई शब्द जो है वह हमसे छूट जाता है, तो फिर उस पूरे वाक्य को फिर काटते हुए या कट करते हुए फिर बाद में वह रिपीट पूरा वाक्य लिखने के बजाय हम क्या करते हैं इस प्रकार से, जैसे राम कल जाएगा लेकिन दिल्ली शब्द जो है वह छूट गया था, तो इस चिन्ह को वहाँ बीच में दर्शाते हुए जैसे कि यहाँ दिल्ली शब्द रह गया है ये हम जताते हैं और फिर उसको इस प्रकार से लिखते हैं। आगे देखिए तुल्यता सूचक यानी इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगाते हुए इस किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुलना, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समानार्थी शब्द भी लिखने हैं तो इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अशिक्षित, अनपढ़, 4 और 4 यानी बराबर कितने 8 हो गए। अ इक्वल टू ब इक्वल के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए, बराबर या समानता दर्शाने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। आगे है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इन चिन्हों को हमें याद में रखना है और उचित जगह पर उचित चिन्हों का इस्तेमाल करना, हमें उसकी आदत डालनी है। तो हमने अभी तक पढ़ा विराम चिन्ह यानी क्या। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस परिभाषा को हमें ठीक से याद करना है, याद रखना भी है। उसके साथ साथ हमने योजक चिन्ह देखा था, उसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, इसको भी हमें याद रखना है। उसे संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह कहा जाता है। किस प्रकार से उसके उदाहरण सुख, दुख, लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपयश, तन, मन, धन, देश के दीवानों ने तन मन, इसका वाक्य में प्रयोग फिर इस प्रकार से आएगा। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यहाँ योजक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, तो तन मन धन इसके बीच में। तो ये हमें, और आगे देखिए छात्रों, आपको आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर भाषा बिंदु में निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए, यह सवाल दिया गया है। ओ कम्बक
तने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पर आपको ये जो वाक्य दिए गए हैं 10 वाक्य, इन वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। नीचे देखिए और सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों में परिच्छेद लिखने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ परिच्छेद लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इस स्वाध्याय को आपको पूर्ण करते हुए व्हाट्सएप पे भेजना है।